अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जानेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जिस्म में कौन-कौन से अफ़आल सरअंजाम देती है और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आखिरी हिस्सा है। लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे जिस्म में क्या किरदार है? और जो लार्ज इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आखिरी हिस्सा है, इसके मज़ीद 3 हिस्से हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे जिस्म में क्या किरदार है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जिस्म में 2 अफ़आल सरअंजाम देती है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो पहला फ़ेल है, वो है पानी की एब्ज़ॉर्प्शन। हमारी खुराक में जो पानी होता है, वो पानी हमारी खुराक में जो पानी होता है, वो पानी लार्ज इंटेस्टाइन से जज़ब होता है खून के अंदर और फिर वो खून से जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंच जाता है। तो पानी को जज़ब करना ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा था, जिसको हमने इलियम कहा था, वो सिर्फ डाइजेस्टेड खुराक को जज़ब करता था। लेकिन हमारी खुराक में जो पानी होता है, पानी को जज़ब करना ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। तो हमारी खुराक में मौजूद पानी लार्ज इंटेस्टाइन से खून में जज़ब होता है। तो पहला इसका जो फ़ेल है, ये क्या करती है? इसका जो पहला फ़ेल है, वो है पानी की एब्ज़ॉर्प्शन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो दूसरा फ़ेल है, वो है डिफ़िकेशन। और याद करें, हमने डिफ़िकेशन के बारे में पढ़ा था। जो डिफ़िकेशन है, ये क्या है? जो खुराक का डाइजेस्ट नहीं होने वाला जो हिस्सा होता है, वो वाली खुराक जो डाइजेस्ट नहीं होती, वो हमारे जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है और इस अमल को डिफ़िकेशन कहते हैं। डिफ़िकेशन का अमल भी लार्ज इंटेस्टाइन सरअंजाम देती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वो जो खुराक का डाइजेस्ट हिस्सा नहीं होता, जो खुराक का हिस्सा डाइजेस्ट नहीं होता हमारी खुराक की नाली में, लार्ज इंटेस्टाइन उस हिस्से को जिस्म से बाहर निकाल देती है, यानी डिफिकेशन का अमल सरअंजाम देती है। तो डिफिकेशन का अमल भी लार्ज इंटेस्टाइन ही सरअंजाम देगी। डिफिकेशन, तो डिफिकेशन का अमल भी लार्ज इंटेस्टाइन ही सरअंजाम देती है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ हिस्से पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के मजीद 3 हिस्से हैं, जिनमें से पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा हिस्सा है रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है सीकम। तो हम यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये एसोफेगस है। एसोफेगस के नीचे जे शक्ल का मैदा है और मैदे के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके मजीद 3 हिस्से थे। उसका पहला हिस्सा डिडिनम था, दूसरा हिस्सा जिजिनम था और सबसे आखिरी हिस्सा जहाँ खुराक का, डाइजेस्टेड खुराक का इंजज़ाब हुआ था, वो इलियम था। जिसमें अगर आपको याद हो, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, उंगली नुमा उभार भी थे स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम की दीवार में अंदर की जानिब। उनको विल्लाई कहा था, जिसमें ब्लड कैपिलरी और लैक्टियल थी। ब्लड कैपिलरी ने अमाइनो एसिड और सादा शुगर को जज़ब जज़ब किया था, जबकि विलस में मौजूद लैक्टियल ने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जज़ब करके एक बड़ी लिम्फेटिक डक्ट को दे दिया था। और बड़ी लिम्फेटिक डक्ट से वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो थे, वो वेंस के अंदर दाखिल होते हैं, वेंस के खून में दाखिल होते हैं और वेंस उनको दिल की जानिब ले जाती थी। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। अब हम ये पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अगला हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके मजीद 3 हिस्से हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो इनको हम डायग्राम के जरिए यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा जो है, वो है सी सीकम। ये आप देख सकते हैं, ये सीकम है।
सीकम के बाद कोलोन, ये कोलोन है, ये दूसरा हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का। और कोलोन के बाद जो तीसरा हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो आखिरी हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है रेक्टम। ये नीले रंग का ये रेक्टम है, ये सबसे आखिरी हिस्सा है। जबकि जो गुलाबी रंग का हिस्सा मैंने बनाया है सीकम और रेक्टम के दरमियान, ये बड़ा सा जो ऊपर की जानिब जा रहा है, फिर वो मैदे के नीचे उफकी हालत में है और फिर वो नीचे की जानिब आता है और उसके ही आखिरी सिरे पर, कोलोन के ही आखिरी सिरे पर रेक्टम मौजूद है। इस लंबा, ये जो सबसे लंबा हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे कोलोन कहते हैं। तो वो खुराक जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होती है, टूटती फूटती है और उससे छोटे छोटे जर्रे बन जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में खुराक के जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, इलियम में वो विलाई में मौजूद ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल में जज़ब हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मवाद नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जब वो मवाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उसमें से तकरीबन तमाम डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स खुराक के जज़ब हो चुके होते हैं ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम में ही, वो खून में जज़ब हो चुके होते हैं। तो जो मवाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आने वाला जो मवाद है उसमें पानी होता है, क्योंकि पानी ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन में जज़ब नहीं होता। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम कोलोन कहते हैं, ये पानी को जज़ब कर लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले मवाद में जितना भी पानी होता है, ज़्यादातर पानी कोलोन की दीवार से खून के अंदर जज़ब हो जाता है। वो कोलोन से बाहर निकलता है और कोलोन के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज के खून में पानी जज़ब हो जाता है। तो कोलोन क्या करता है, वो ऊपर से स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले मवाद में मौजूद पानी को जज़ब कर लेता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाला जो नीचे आने वाला जो मवाद है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वो जो उसमें पानी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन उस पानी को जज़ब कर लेता है। तो कोलोन का हमने देखा, कोलोन ने स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले मवाद में मौजूद पानी को जज़ब करने में अपना किरदार अदा करना है। अब पानी जज़ब होने के बाद वो जो मवाद बचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वो काफ़ी ठोस मवाद होगा और उसे फुजला कहेंगे। फुजला, तो फुजला क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो फुजला है, फुजला क्या है, पानी के जज़ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो ठोस मवाद बचता है उसे फुजला कहते हैं। तो फुजला क्या है आपने जाना। जब पानी जज़ब हो जाएगा कोलोन से, खून में चला जाएगा, तो जो बाकी मवाद बचेगा ठोस होगा और उसे फुजला कहेंगे। ये जो पहला हिस्सा है सीकम, जिसको हमने कहा सीकम, ये एक थैलीनुमा हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। ये सीकम एक थैलीनुमा हिस्सा होता है और ये जो सीकम है, जो कि थैलीनुमा हिस्सा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, वहाँ से सीकम शुरू होता है और ये एक थैलीनुमा हिस्सा होता है। सीकम के बाद जो दूसरा हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कोलोन है, जिसने अपने अंदर पानी को भी जज़ब करना है और कोलोन में पानी के जज़ब होने के बाद जो ठोस मवाद बचेगा उसे फुजला कहेंगे। अब ये जो फुजला है, फुजले में क्या क्या पाया जाता है?
फुजले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फुजले में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो खुराक है जो डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेस्ट डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक होगी फुजले के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया होंगे। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स होंगे। वो जो बाइल जिगर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है उसमें पिगमेंट्स भी होते हैं, वो पिगमेंट्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे और फुजले का हिस्सा होंगे। बाइल पिगमेंट्स। इसके अलावा और क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल के उतरे हुए सेल्स। एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार होती है वहाँ से डाइजेशन के अमल के दौरान सेल्स उतरते रहते हैं। वो एलिमेंट्री कैनाल की दीवार से उतरे हुए सेल्स भी फुजले का हिस्सा होंगे। एलिमेंट्री कैनाल के उतरे हुए सेल्स ये भी फुजले का हिस्सा होंगे। तो फुजले में बाइल पिगमेंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल के उतरे हुए सेल्स होंगे, बैक्टीरिया होगा, डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक होगी। इसके अलावा जो पांचवी चीज होगी वो पानी है। थोड़ा सा पानी भी फुजले के अंदर मौजूद होगा। तो ये हमने फुजले की तरकीब पढ़ी, फुजले में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा ये जो कोलोन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे आने वाला जो मवाद है उसमें से पानी को भी जज़ब करता है। दूसरा, कोलोन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो कोलोन है इसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये जो बैक्टीरिया कोलोन में मौजूद होते हैं ये क्या करते हैं? ये एक विटामिन पैदा करते हैं, वो है विटामिन के, जो कि खून के जमने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोलोन में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो एक विटामिन पैदा करते हैं और वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो कोलोन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते बल्कि वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये विटामिन के पैदा करते हैं हमारे जिस्म में, जो खून के जमने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन के वो खून के जमने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये कोलोन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पैदा करते हैं। तो ये जो फुजला होगा वो फुजला कोलोन से गुजरता गुजरता पेरिस्टालसिस की हरकत के ज़रिए वो कोलोन से गुजर कर पहुँच जाएगा रेक्टम में। जो रेक्टम है ये क्या करेगा? रेक्टम उस फुजले को ज़ख़ीरा कर लेगा। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है जिसने फुजले को ज़ख़ीरा करना है। जब रेक्टम फुजले को ज़ख़ीरा कर लेगा और जब रेक्टम फुजले से भर जाएगा, तो जब रेक्टम फुजले से भर जाता है तब रेक्टम के अंदर एक रिफ्लेक्स पैदा होता है, एक लहर पैदा होती है। और जब वो रिफ्लेक्स रेक्टम की दीवार में पैदा होता है, वो लहर पैदा होती है, तो ये जो रेक्टम का आप सुराख देख रहे हैं, ये सुराख पहले बंद होता है, लेकिन जैसे ही रेक्टम में मौजूद जब फुजला है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेक्टम की दीवार में रिफ्लेक्स या लहरें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से रेक्टम का ये जो सुराख है ये खुल जाता है। और ये जो सुराख है रेक्टम का ये जिस्म से बाहर की जानिब खुलता है और इसको एनस कहते हैं। एनस, ये जो रेक्टम का
आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसे एनस कहते हैं। तो फुजला जो कि यहाँ मौजूद होगा और जब रेक्टम फुजले से भर जाएगी तो रेक्टम की दीवार में रिफ्लेक्स यानी लहरें पैदा होंगी और वो लहरें, वो रिफ्लेक्स रेक्टम की इस सुराख को जो जिस्म से बाहर की जानिब खुलता है खोल देंगी। वो रिफ्लेक्स इस सुराख को खोल देगा। जब ये सुराख खुल जाएगा तो ये फुजला जिस्म से बाहर निकल जाएगा, रेक्टम या जिस्म से बाहर निकल जाएगा। इस अमल को डिफिकेशन कहते हैं। अब एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि जो बालिग इंसान होता है, बालिग इंसान इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकता है। बालिग इंसान एनस के खुलने और बंद होने को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जब बच्चों की रेक्टम में रिफ्लेक्स पैदा होता है, उनकी रेक्टम की दीवार में लहरें पैदा होती हैं, तो उनके रेक्टम की जो सुराख है जो बाहर की जानिब खुलती है वो खुल जाता है। इस सुराख का खुलना और बंद होना बच्चों के कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए जब बच्चों का रेक्टम भर जाता है तो बच्चों के रेक्टम में रिफ्लेक्स पैदा होता है, जिसकी वजह से बच्चे के रेक्टम का जो सुराख है जिसको एनस कहते हैं, चूंकि एनस का खुलना और बंद होने को बच्चा शऊरी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये उसके लिए गैर इरादी फेल है जो उसके कंट्रोल से बाहर है। तो जो एनस है वो खुलेगी और बच्चे का जो फुजला है वो बाहर निकल जाएगा जिस्म से। लेकिन बालिग इंसान इस रिफ्लेक्स के अमल को कंट्रोल कर सकता है, रफ़ाए हाजत के अमल को कंट्रोल कर सकता है। रफ़ाए हाजत या जो डिफिकेशन का अमल है ये एक ही अमल है। डिफिकेशन के अमल को हम उर्दू में रफ़ाए हाजत भी कहते हैं, यानी जिस्म से फुजले को बाहर निकालने का अमल रफ़ाए हाजत या डिफिकेशन का अमल कहलाता है। और ये रिफ्लेक्स पैदा होने के बाद होता है और इस रिफ्लेक्स को जो बालिग हैं वो शऊरी तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे चूंकि इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों का जब रेक्टम फुजले से भर जाता है तब एनस खुलती है और एनस के खुलने से जो फीसिस है, जो फुजला है, फुजला जिस्म से बाहर निकल जाता है। और ये फुजला जब बाहर निकलता है तो रफ़ाए हाजत का अमल या डिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। जो सीकम है, जो कि पहला हिस्सा था लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम से एक बहुत ही अहम साख्त निकलती है, अगरचे वो गैर फेली साख्त है, यानी उस साख्त का हमारे जिस्म में कोई फेल नहीं होता, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है? ये एक नाली या एक छोटी सी उंगली नुमा ट्यूब है और ये गैर फेली उंगली नुमा ट्यूब है जो सीकम से बाहर की जानिब निकलती है। तो अगर यहाँ पर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी। आप देख सकते हैं कि सीकम से उंगली की तरह या उंगली नुमा एक बारीक सी ट्यूब निकल रही है और ये गैर फैली ट्यूब होती है। इसका हमारे जिस्म में कोई किरदार नहीं होता, कोई फेल नहीं होता। इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या है? ये गैर फैली उंगली नुमा बारीक सी ट्यूब है, तो इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो अपेंडिक्स है ये सीकम से निकलती है और अपेंडिक्स जो है अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, इसमें जरासीमों का हमला हो जाए तो ये सोजिश का शिकार हो जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसमें जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द उठता है। इसलिए जो सोजिश वाली अपेंडिक्स होती है, इन्फेक्शन वाली अपेंडिक्स होती है, उसको सर्जरी के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर उसे वक्त पर जिस्म से बाहर ना निकाला जाए तो इन्फेक्शन अपेंडिक्स से पूरे पेट में फैल सकता है, जिससे मौत का खदशा भी लाहक हो जाता है। तो ये मैंने आपको अपेंडिक्स के बारे में बताया।
तो अपेंडिक्स के बारे में हम पढ़ चुके। तो आज हमने लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ा और उन हिस्सों की खसूसियात पढ़ी, और हमने ये भी पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से अफ़आल है हमारे जिस्म के अंदर। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने जाना कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं, और वो जो 3 हिस्से हैं वो हमारे जिस्म में कौन कौन से फ़ेल सरअंजाम दे रहे हैं। और हमने लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा, और ये भी जाना कि वो कौन सा विटामिन यानी विटामिन के पैदा कर रहे हैं, और विटामिन के का फ़ेल भी पढ़ा, वो हमारे खून को जमाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जिगर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।